अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। आज एक दफ़ा फिर मैं आपको अटेंशन कर रहा हूँ और इसकी वजह यह है कि मैं देख रहा हूँ कि हर आने वाले दिन के साथ साथ न सिर्फ व्यूज़ कम हो रहे हैं बल्कि आपके जो लाइक्स हैं वो भी कम होते चले जा रहे हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है या कोई बात समझ नहीं आती या कोई भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, मुझे ईमेल करें या जैसे आपको फिजिबल लगे मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर आपको कोई ऐसा मसला नहीं है तो प्लीज़ हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहें। सबसे पहले लाइक कर दें और आज वो लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने आज तक कमेंट्स नहीं किए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो ये अपलोड कैसी लगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और हम सब के जो भी काम हैं, जो भी मामलात हैं उनमें आसानी फरमाए। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम हसन है और आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये अब से तकरीबन 51 या 52 साल पहले मेरे दादा के साथ कानपुर इंडिया में पेश आया था। दादा बताया करते थे कि 1973-74 में वो कानपुर की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब ये जो काम था ये अक्सर मुख्तलिफ टाइम में हुआ करता था। कभी जो इनकी ड्यूटी थी वो दिन में हुआ करती थी, जबकि कभी कभी इनको ड्यूटी पे शाम में जाना होता था। तो वैसे ही एक दिन जो इनकी ड्यूटी थी वो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक थी। और दादा बताते हैं कि जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई और 12 बजे के बाद जब मैं अपनी फैक्ट्री से या जो भी इंडस्ट्री थी वहाँ से बाहर निकला तो एक तो मुझे फिक्र थी कि आज मैंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, और दूसरी बात ये थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या किसी गाड़ी के ज़रिए अपने घर पहुँच सकूँ। खैर, मैंने जो एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि तकरीबन 40 से 45 मिनट्स का रास्ता था और एक वीरान इलाके से या सुनसान जगह से होके गुजरा करता था, मैंने उस जगह का इंतखाब किया और आहिस्ता आहिस्ता करके उस रास्ते से अपने गांव, अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे मुझे महसूस हो रहा था कि सामने की तरफ, यानी कि जहाँ पे मुकम्मल तौर पे वीरान रास्ता है, सीधे हाथ पे एक अजीब सी रोशनी है जो मुझे नजर आना शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्डिंग है। यह एक बहुत बड़ा सा एक पक्का घर है जो बना हुआ है और शायद उस घर के बाहर एक छोटी सी लाइट लगी हुई है। हालांकि अक्सर मेरा इस रास्ते से गुजर हुआ करता था, लेकिन इससे पहले कभी भी इस बिल्डिंग को या इस घर को या इस जो भी इमारत थी मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था। मैं भी थोड़ा सा हैरान था कि आखिर ये जो बिल्डिंग है वो बिला आखिर कहाँ से आ गई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो तेजी के साथ उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं तकरीबन सभी लोगों ने एक जैसे सफ़ेद कलर के लिबास पहन रखे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी मस्जिद में या किसी मिलाद में शामिल होने के लिए अंदर जा रहे हैं। अब पहले मैं कुछ सेकंड तक उस जगह को या उन लोगों को देखता रहा और उसके बाद जब मुझे यकीन हो चला कि ये एक मस्जिद है तो मैंने सोचा कि मैं भी अंदर चला जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे अभी तक इशा की जमात नहीं हुई हो। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत लंबे लंबे लोग थे और तकरीबन सभी लोगों ने जुब्बे जैसे कपड़े पहन रखे थे और एक अजीब सी खुशबू थी जो कि इस मस्जिद के दरो दीवार को या उसके नूर को मजीद मुज़य्यन कर रही थी। खैर, मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया और वज़ू करने के बाद वहाँ पे जब जमात का आगाज़ हुआ तो मैंने भी जल्दी से जमात के साथ
नमाज को ना सिर्फ अदा किया, बल्कि नमाज अदा होते ही वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे उन सब से मैंने मुसाफहा किया। अब मैंने जब नमाज अदा की तो उसके बाद उस मस्जिद से मैं बाहर निकल गया और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। पूरे रास्ते मैं ये सोचता रहा, बिलाखिर ये जो मस्जिद है वो एकदम से कहाँ से आ गई है। खैर, जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और सोने की तैयारी करने लगा। अब ये रात तो गुजर गई। इसी तरह 2-4 दिन के बाद जब मेरी सेम टाइमिंग में उसी वक्त में शिफ्ट थी, तो शिफ्ट करने के बाद इत्तेफाक से उस रात भी मेरे पास किराए के पैसे मौजूद नहीं थे, तो मैंने पैदल ही उस मस्जिद की तरफ या अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं उस मस्जिद के पास पहुंचा तो वैसे ही जमात की तैयारी हो रही थी। बहुत सारे एक जैसे लोग मौजूद थे। मैंने भी वजू किया, नमाज पढ़ी और वहां से फिर अपने घर रवाना हो गया। ऐसे तकरीबन 3 या 4 दफ़ा मैंने उस मस्जिद में न सिर्फ नमाज पढ़ी, बल्कि एक दफ़ा इत्तेफाक से मेरे साथ मेरा एक दोस्त था और उसने भी मेरे साथ सेम टाइम में शिफ्ट लगाई थी। शिफ्ट लगाने के बाद जब हम लोग अपनी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से बाहर निकले तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि अगर चाहो तो मेरे साथ साथ पैदल चलते जाओ। रास्ते में एक मस्जिद आती है, वहां पे हम लोग चलेंगे, जमात से नमाज अदा करेंगे और फिर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब ये सुनने के बाद मेरा जो दोस्त था वो कहने लगा कि तुम किस मस्जिद की बात कर रहे हो, वहां पे तो कोई भी मस्जिद मौजूद नहीं है। मैंने उसको कहा कि रास्ते में एक मस्जिद आती है और मैं भी उससे नावाकिफ था। जब मैं भी पहली दफ़ा वहां पे गया था तो मुझे भी यही लग रहा था जैसे कि अब से पहले यहाँ पे मस्जिद मौजूद नहीं थी। खैर, मेरे कहने पे जो मेरा दोस्त था वो ना सिर्फ मेरे साथ जाने लगा, बल्कि हम लोग खुशी खुशी मस्जिद की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन एक हैरानकुन बात ये थी कि जैसे ही हम उस मस्जिद की जगह पे पहुंचे जहां पे कि रोजाना हमें मस्जिद मिला करती थी, तो अब वहां पे मस्जिद के बजाय एक बहुत ही पुराना सा खंडरनुमा घर मौजूद था और ऐसा लग रहा था कि इस खंडरनुमा घर में सालों से कोई भी नहीं आया है। हैरानकुन बात ये थी कि ऐसी जगह पे इन्हीं निशानियों के साथ यहाँ पे मस्जिद मौजूद थी और मैंने 3 या 4 बार न सिर्फ उस मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की थी, बल्कि जो नमाजी थे उनसे मुसाफा भी किया था। लेकिन अगर यहाँ पे मस्जिद मौजूद थी तो आज यहाँ पे मस्जिद के बजाय ये खंडरनुमा घर कहाँ से आ गया था? ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। खैर, अगले दिन जब मेरी इत्तफाक से अपनी मस्जिद के, जो कि हमारे घर के पास थी, इमाम साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनसे जिक्र किया कि रास्ते में ऐसे ऐसे मुझे एक मस्जिद मिला करती थी, लेकिन कल रात जब मैं वापस आ रहा था तो वहां पे मस्जिद के बजाय एक बहुत ही पुराना सा खंडरनुमा घर मौजूद था। तो जो इमाम साहब थे वो भी कहने लगे कि उस जगह पे या उस एरिया में एक खंडर तो मौजूद है, लेकिन वहां पे कोई मस्जिद मौजूद नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आपने जिन लोगों के साथ जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी वो शायद जन्नात की मस्जिद थी, और जो आपके साथ साथ नमाज पढ़ रहे थे वो भी इंसान नहीं थे, मेरे ख्याल में वो भी जन्नात ही थे। हमारी खाला बताया करती थी कि जब इनकी नई नई शादी हुई थी, यानी कि 1976 में, इनका जो ससुराल था वो बेसिकली हैदराबाद के अंदर मौजूद था, और जिस घर में या जिस हवेली में इनका ससुराल मौजूद था उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो हवेली है या ये जो जगह है ये प्री पार्टीशन हवेली है। ये जो हवेली थी ये बिल्कुल वैसी ही हवेली थी जैसे कि आमतौर पे हुआ करती हैं। हवेली के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी गैलरी नुमा जगह मौजूद थी, जबकि हवेली के बीच में एक बहुत बड़ा सा सहन मौजूद था, और सहन से गुजरने के बाद कमरों का आगाज हुआ करता था।
अब ये जो हवेली थी बेसिकली ग्राउंड प्लस 2 पे मुश्तमिल थी, और इसके जो कमरे थे या इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि अगर आप छत पे मौजूद हो तो छत में जगह जगह जीने दिए हुए थे, और इन जीनों से जब आप नीचे की तरफ झांकेंगे तो जो नीचे वाला फ्लोर है या उसकी जो बालकनी है वो बिल्कुल क्लियरली देखी जा सकती थी। खाला बताया करती थी कि जो मेरी मरहूमा सास थी जो कि उस वक्त जिंदा थी, वो इनको अक्सर मना किया करती थी कि ख़ास तौर पे असर से मगरिब के दरमियान या मगरिब की नमाज के बाद छत पे जाने से या जीने की तरफ जाने से परहेज किया करो। अब खाला क्योंकि नई नई दुल्हन थी, इनकी कोशिश थी कि जितना सज सवर के ये रह सकती हैं या जितना ज़्यादा ये खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं वो करें। तो अक्सर ऐसा होता कि ये हर वक्त ये तैयार रहती। ख़ास तौर पे इनकी आदत थी कि अपने बालों को खोल के रखा करती थी। तो वैसे ही असर के बाद का टाइम था और मेरी खाला की जो सास है वो किसी काम से किसी दूसरे शहर में या दूसरे गांव में गई हुई थी। अब खाला को मौका मिल गया, सास मौजूद नहीं थी, तो खाला ने सोचा कि ज़रा छत पे जाते हैं और शाम में यानी मगरिब से पहले का जो टाइम है उसको छत पे गुजारने की कोशिश करते हैं। खाला बताती है कि मेरे ससुराल में मैं थी, मेरे शौहर थे, मेरी सास थी और मेरी एक नंद थी जो कभी कभी यहाँ पे रुकने के लिए आया करती थी। बुनियादी तौर पे वो शादीशुदा थी, लेकिन उसके जो शौहर थे उनका मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ ज़िलों में तबादला हुआ करता था, और जब उनका तबादला हुआ करता था तो बजाय इसके कि इनकी नंद उनके साथ रहती, ये इस हवेली में रुकने के लिए आ जाया करती थी। तो वैसे ही इनकी सास गई हुई थी, जबकि इनकी जो नंद थी वो यहाँ पे रुकने के लिए आई हुई थी। अब खाला ने अपनी नंद को लिया और हवेली की जो छत थी उसकी तरफ सीढ़ियों के रास्ते से बढ़ती चली गई। अब ये लोग दोनों तैयार हुए थे, इन लोगों ने खुशबू का इस्तेमाल किया हुआ था, और छत पे आके बातों बातों में इनको पता ही नहीं चला कि देखते ही देखते मगरिब भी हो गई और मगरिब होने के बाद भी 15 या 20 मिनट का टाइम गुजर चुका था। अब इन लोगों ने सोचा कि मज़ीद यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। जैसे ही इन लोगों ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मेरी खाला बताती हैं कि एकदम से इन लोगों को यानी दोनों को इनकी सास की आवाज़ सुनाई दी। इनकी सास की जो आवाज़ थी वो बाकायदा पीछे की तरफ से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो छत के ऊपर मौजूद हैं और इन दोनों को आवाज़ देके अपने पास बुला रही हैं। अब छत पे आने का या छत से नीचे जाने का एक ही रास्ता था और वो सीढ़ियों वाला रास्ता था। तो भला इनकी सास ऊपर कब आई थी और इनको पता भी नहीं चला। खैर इन्होंने जैसे ही पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहां पे इनकी सास मौजूद नहीं थी, जबकि जो आवाज थी बड़ी क्लियरली आई थी और क्लियरली पता चल रहा था जैसे उन्होंने आवाज दी है। अब इन लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ महसूस होना शुरू हुई, तो इन दोनों ने तेजी तेजी के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। खाला बताती है कि जैसे ही हम लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे तो अब दोबारा से किसी ने बाकायदा मेरी नंद का नाम लेके मेरी सास की आवाज़ में हम लोगों को पुकारना शुरू किया। अब ये जो आवाज़ थी इतनी वाज़ेह और इतनी क्लियर आवाज़ थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सास हैं जो हमें पीछे से हमारा नाम लेके पुकार रही हैं। खैर इन लोगों ने उस बात को या उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और तेज़ी के साथ भागती हुई नीचे आने लगी। खाला बताती है कि जैसे ही हम लोगों ने सीढ़ियों से नीचे उतर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो हमारी नज़र सामने जहाँ पे बहुत सारे कमरे मौजूद थे और जहाँ पे जीना मौजूद था उस जीने के बिल्कुल बराबर में पड़ी। हमने देखा कि उस जीने के बिल्कुल बराबर में कोने की तरफ जहाँ पे एक लोहे की जालीनुमा जगह मौजूद थी, एक औरत है जो बिल्कुल कोने में ब्लैक कलर की साड़ी में खड़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी मांग में संदूर लगा रखा है। बहुत ज़्यादा उसने चूड़ियाँ वगैरह पहन रखी हैं
गर्ज के ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा तैयार हुई भी है। इस अजनबी औरत का इस अंधेरे में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जीने के साथ मौजूद होना, जिस औरत को ये लोग जानते भी नहीं, ये बड़ी अजीब बात थी। खाला बताती है कि बज़ाहिर देखने से वो बड़ी साफ सुथरी, बहुत ही तैयार हुई भी औरत लग रही थी, और उसके कपड़े से या उसके संदूर से या उसके स्टाइल से ऐसा लग रहा था जैसे गए वक्तों में, यानी प्री पार्टीशन दौर में जिस तरह के कपड़े वगैरह औरतें पहना करती थीं, बिल्कुल वैसे ही वो तैयार हुई हुई है। खाला बताती है कि कुछ सेकंड तक हम दोनों पजल्ड वहीं पे खड़े रहे और मुसलसल उस औरत को पहचानने की या उसको मज़ीद देखने की कोशिश कर रहे थे कि देखते ही देखते वो जो औरत थी, उसका जो चेहरा था, ऐसा लगने लगा कि अब उसका चेहरा शायद मेरी सास की शक्ल में तब्दील हो चुका है। अब मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जो मेरी नंद थी वो भी कहने लगी कि देखो ये तो बिल्कुल अम्मी से मिलने लगी है। एक अजीब खौफनाक सूरत हाल थी जो हमारे सामने न सिर्फ मौजूद थी, बल्कि देखते ही देखते इस अजनबी औरत का हमारी सास के रूप में हमारे सामने मौजूद होना, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल वहाँ पे मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोगों ने जो सीढ़ियाँ थी उनसे नीचे उतरते हुए जो भी आयतल कुर्सी वगैरह हमें आया करती थी, वो ना सिर्फ पढ़ना शुरू की, बल्कि हाँफते काँपते जैसे तैसे हवेली में नीचे की तरफ आ गए। और अल्लाह का शुक्र है कि इत्तफाक से जो भी हमारे घर वाले थे, यानी जो इनके हस्बैंड थे, वो भी और इनकी सास भी उसी वक्त ही घर के अंदर एंटर हुए। अब उनको देखते ही इनका जो हौसला था वो थोड़ा सा बहाल हुआ, और तकरीबन 5 या 10 मिनट तक खामोश रहने के बाद खाला ने अपने शौहर को और अपनी सास को बताया कि ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पे जीने के पास बिल्कुल आपकी ही शक्ल की एक औरत खड़ी हुई है। अब ये सुनने के बाद इनकी जो सास थी, बजाय इसके वो एकदम से रिएक्शन लेती, वो कहने लगी कि देखा तुम्हें नजर आ गई ना, मैं तुम्हें इसीलिए मना करती थी कि असर की नमाज के बाद या मगरिब के बाद ये इस टाइम में छत पे जाने से अवॉइड करना, क्योंकि हमारी ये जो हवेली है ये प्री पार्टीशन हवेली है, और हमारे आबाओ अजदाद ने भी या हमारे बुजुर्गों ने भी हमें छत पे जाने से ख़ास तौर पे इस टाइम में मना किया था। उनका यही कहना था कि यहाँ पे बहुत बुरे असरात मौजूद हैं, अगर आप उनको तंग करने की कोशिश करेंगे या मगरिब के बाद उनकी जगह पे जहाँ पे वो रहा करते हैं जाने की कोशिश करेंगे, तो वो ना सिर्फ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आपको तंग करना भी शुरू कर देंगे। खाला बताती हैं कि मेरी उस घर के अंदर यानी मेरे ससुराल में वो पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद से तो मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी सूरत असर के बाद क्या शाम 4 बजे के बाद मैं कभी भी छत पे नहीं जाऊंगी। और ऐसे हुआ काफ़ी अरसे तक मैं 4 बजे के बाद उस हवेली में उस जीने की तरफ या छत की तरफ कभी भी नहीं जाया करती थी। आज भी वो हवेली मौजूद है, आज भी वो जो हवेली है उसके मालिकान हम लोग हैं, और आज भी वहाँ पे वो जो औरत है वो अक्सर नज़र आया करती है। लेकिन अगर आप उसमें या उसके मामलात में इंटरफेयर ना करें तो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया करती। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की हवेलियों के बारे में या इस तरह की जगहों के बारे में कुछ किस्से, कुछ खौफनाक कहानियां मौजूद हैं, तो आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लिख के ईमेल कर सकते हैं। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।